ये हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है 11th क्लास का। तो ये टॉपिक जो दे रहे हैं वो 11th क्लास का टॉपिक दे रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारी यूनिट्स के बारे में, क्या फंडामेंटल्स, क्या ड्राइव क्वांटिटीज थी, उनकी क्या यूजेस थी, कैसे हम फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, और इसी में अपन आगे चलते हुए एरर्स और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन, और सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसको बोलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्योंकि मैं पहले बिल्कुल बेसिक और थ्योरी से उठा रहा हूँ, तो मैं पहले थ्योरी पार्ट ही इसमें कंसिडर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन इसमें देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। What is meant by physical quantities? So those quantities which can be measured, which can be measured, जिनको measured या determine किया जा सके, उनको अपन physical quantities कहते हैं। तो जैसे अपने पास एग्जाम्पल्स हो गए फोर्स, मास, टाइम, एक्सेट्रा, अपन जो ये सब चीज़ें हैं वो अपनी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा अपन इसके जो फिजिकल क्वांटिटी माने जो भी अपन फिजिक्स या किसी भी केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं वो सब मेजर्ड वाले फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमने उनको मेजर्ड कर रखा है। बट अभी भी हमारे साइंस के लिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी बनी हुई हैं जिनको हम अभी तक मेजर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में which quantity which can't be calculated till now, क्योंकि हो सकता है आगे अपन इसको इन सबको भी डिस्कवर कर दें। तो अभी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, मे भी हो सकता है फ्यूचर में अपन इनका भी कोई ना कोई अपन तरीका या मेजरमेंट हो सके। तो वो क्वांटिटीज कुछ अपने पास होगी फीलिंग्स, लाइक सोरोनेस, माने किसी को हैप्पीनेस है, सॉरोनेस कितनी है उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि कौन कितना खुश है, कितना गम में है, उसके बारे में दैट इज कॉल्ड फीलिंग्स। दूसरा गॉड और गॉस्ट इज ऑल्सो प्लेस इन नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि सब अपने हिसाब से ही गॉस्ट और गॉड के बारे में सोचते हैं, पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न पता नहीं है कि वो दिखते किस तरह के हैं वो लोग। तो इनको भी अपन ने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में रखा हुआ है, और हो सकता है फ्यूचर में अपन इन सबको डिटरमाइन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर करी जा सकती है। जिनको मेजर नहीं कर पा रहे हैं उनको अपन ने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में रख रखा है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल्स बोलते हैं या बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं। बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हर सब्जेक्ट की एक बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो A to Z होते हैं, माने दैट इज कॉल्ड द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो ये उसके फंडामेंटल्स कहलाए। वैसे अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स में क्या उन्होंने सबसे बेसिक क्वांटिटीज काम में ली मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो क्वांटिटीज ली गई 0 to 9। तो ये दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीन्स अब ये क्वांटिटीज थी इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की। तो वैसे ही अपन ने जो क्वांटिटीज काम में ली फिजिक्स के अंदर वो केवल 7 क्वांटिटीज काम में ली, जिसको भी अपन डिनोट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which depends on itself, not on other। मीन्स जो केवल खुद पे डिपेंड करती हो और किसी और पर डिपेंड नहीं करती हो, उसको जहाँ मैं फिजिक्स की लैंग्वेज समझाऊंगा उसको अपन थोड़ा यहीं पे भी समझ लेते हैं। सपोज करो किसी को बॉय लिखना था, तो बॉय की जगह उसने सोचा नहीं मैं बी की जगह सी लिख दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है A to Z के अंदर। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो बी है तो बी ही आएगा, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में। जैसे कि क्रिकेट के मैच में या कुछ में बोले कि अगर कोई एक जने की चोट लग जाती है तो दूसरा फील्डिंग करने आ जाता है, पर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर A आना है तो A आएगा, B आना है तो B आएगा। जैसे अगर किसी ने बोला कि 2019 लिखो,
और किसी को लिखना नहीं आता था, उसने सोचा कि 0 की जगह में 7 लिख देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना, मीन्स 0 का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, 0 मीन्स 0 ही आएगा उस जगह पर। दैट इज बेसिक है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स हो गया ये, मीन्स विच डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ नॉट ऑन अदर, या यूँ बोले तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, माने केवल खुद पर ही डिपेंड करती हैं ये चीज़, जहाँ पर इनको आना है वो ही वहाँ पर पहुँचेंगे, कोई और नहीं आ सकता। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ नॉट ऑन अदर्स, किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब नाउ सेम डेफिनेशन फॉर इंग्लिश, फॉर मैथमेटिक्स एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो। तो इसका मतलब है ये इसकी डेफिनेशन थी, which depends on itself not on others, जो others पे डिपेंड नहीं करते हैं, that is called fundamental quantities। अब now in physics में अगर हम बात करें तो there are 7 fundamental quantities। तो यहाँ पर अपन लोगों ने 7 fundamental quantities ली, मीन्स अगर भी अपन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में fundamental quantities ली गई 26 A to Z, और अगर मैथमेटिक्स से बात करूं तो उसके अंदर थे 0 to 9, मीन्स टोटल जो फंडामेंटल्स है वो 10। बट जब फंडामेंटल फिजिक्स जो उनको क्रिएट करने की एक्सप्लेनेशन करना था पूरी यूनिवर्स में होने वाली जो भी घटनाएं, उसके लिए अपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करी। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी उसको एक चार्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अपन लिख रहे हैं वो क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी तो उनको हम देख लेते हैं। तो एक क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड मास, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट इज मास, सेकंड नंबर इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, luminous intensity, इनकी यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स की कहलाई, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज रही अपन को, और इनके लिए कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर दिए गए। तो जिनके सिंबल्स रिप्रेजेंट किए गए, दैट इज द सिंबल्स थे, दैट इज गिवन बाय कैपिटल M, लेंथ इज गिवन बाय L, टाइम इज गिवन बाय T, टेम्परेचर इज गिवन बाय K, बिकॉज इट्स यूनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड MKS यूनिट और SI यूनिट्स, उन्हें जिनकी यूनिट्स के लिए अपने पास, तो मास के लिए यूज करा गया किलोग्राम, लेंथ के लिए यूज करा गया मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड कैंडुला, CD, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is shown by unit is given by mole and symbol represented by mu. So that is the symbols of fundamental quantities, 7 fundamental quantities, and their units are kilogram, meter, second, जिसको MK सिस्टम और SI सिस्टम किसको क्या कहते हैं एक बार हम देखेंगे। अब इनका यूज था क्या वो जरा देख लें, क्योंकि अपन जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से। इसका मतलब है यहाँ पर जो ये यूज है 7 क्वांटिटीज, एक्चुअली ये 7 डिवाइसेज हैं, फंडामेंटल डिवाइसेज, जिनके यूज से ही अपन सब चीज करते आए। जैसे अगर आज हमारे को किसी के 2 जनों का मास, किसका मास ज्यादा किसका मास कम, इसकी आवश्यकता पड़ती है फिजिक्स के अंदर अपन को कोई भी चीज मेजरमेंट में। तो इसका मतलब है अर्थ का मास कितना, मून का मास कितना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे को वेइंग मशीन की जरूरत थी। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारे को फिजिक्स के अंदर एक तो जरूरत पड़ती वेइंग मशीन की। बात करें लैंप की, इट मीन्स हमारे को स्केल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अगर कोई जना स्पीड मेजर करनी हो मेरे को तो स्केल तो चाहिए होगा ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे को स्केल की जरूरत पड़ी। स्केल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। दैट इज मीन्स लेंस से सिम्बलाइज करा गया। टाइम मीन्स वॉच,
तो आपको पता है कि हर चीज में हमारे को कहीं ना कहीं वॉच की जरूरत पड़ती है कि कितने टाइम में अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है, उसका टाइम स्पीड मेजर करते समय हमारे को कहीं ना कहीं वॉच क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। वैसे किसका टेम्परेचर ज्यादा कहाँ से कहाँ हीट फ्लो करेगी उसकी एक्सप्लेनेशन की हमारे को कहीं ना कहीं थर्मामीटर की जरूरत पड़ी, तो डेट इज मीन्स थर्मामीटर। वैसी बात करें कि जब हमने सन 1500-1600 सन आते आते हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कमांड कर दिया, और आज हमको पता है कि करंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। वी कांट सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। तो इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जो अपन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ मीटर, तो दैट इज अ डिफरेंट। फिर देन लॉट ऑफ डिवाइसेस आल्सो डेवलप टू मेजर वोल्टेज, वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर, ऑल दीज थिंग्स। फिर बात करें ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट कैंडला होती है, ये लाइट से रिलेटेड टॉपिक्स में वर्क कर काम में आता है। तो इसको मेजर करने के लिए फोटोमीटर यूज करा गया, कितनी इंटेंसिटी लाइट की सन से आ रही है, दैट इज कॉल्ड फोटोमीटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, और इसको डिफरेंशिएट करता कैसे है, क्योंकि मास क्या होता है जो अपन लार्ज या माइक्रो पार्टिकल्स का मेजर करते हैं, पर दे आर मैक्रो पार्टिकल्स का करते हैं। पर जब छोटे लेवल्स पर एटम, मॉलिक्यूल्स, इनकी बात आती है जिसके अंदर एक बहुत छोटे से ब्लॉक के अंदर एवोगैड्रो की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना या मास या किलोग्राम या वेइंग मशीन से मेजर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमारे को एक पूरी ब्रांच के लिए, क्योंकि अगर उनको गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मेजर करना होता तो वो पॉसिबल नहीं था मास की फॉर्म में बहुत इजीली वे में कि हम वेइंग मशीन यूज कर सकें। इसलिए हमारे को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमने एक मोल नाम की चीज रखी जिसको अपन आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इस चीज को और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसके लिए यूज करा गया मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये थी हमारी 7 क्वांटिटीज, जहां इनके टर्म्स दिए गए वहीं इनके डिवाइसेस हैं किस इंस्ट्रूमेंट्स की। तो नॉर्मली बात हो रही थी डिवाइसेस की, कौन कौन से डिवाइसेस यूज होंगे। तो मास के लिए वेइंग मशीन यूज होती है, हमारे को जब भी आवश्यकता पड़ेगी। लैंड मीन्स हमारे को स्केल की जरूरत पड़ेगी। टाइम मीन्स हमारे को वॉच या क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर मीन्स हमारे को थर्मामीटर, तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे को अमीटर की जरूरत पड़ी, मैंने बरसों पहले ही जरूरत पड़ी जब ये बने, स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं अपन लोग। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, फोटोमीटर, जिससे कि अपन ने इंटेंसिटी मेजर करी कितनी इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि फोटो डिटेक्टर मीन्स जो आजकल मोबाइल्स में भी काम में आता है। फोटो डिटेक्टर से बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑटोमेटिक जो भी चीजें होती है सब फोटो डिटेक्टर से ही होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमने गैस, मॉलिक्यूल्स, उनको मेजरमेंट मास की फॉर्म में करने के लिए यूज करा गया, इसलिए मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया इन सब चीजों को। तो दैट इज कॉल्ड 7 क्वांटिटीज जो अपन को रिमेंबर रहनी चाहिए। अब ये जब 7 क्वांटिटीज बन गई तो अपन ने अब अलग अलग चीजें बनाना चालू किया, मीन्स अलग अलग नेमिंग करना चालू करी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी थी। फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, उन सबको अपन ने जो नाम दिए वो क्या चीज थी। तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज। नाउ वी डिस्कस अबाउट ड्राइव क्वांटिटीज। व्हाट इज मीन बाय ड्राइव क्वांटिटीज। Derived quantity means, first of all we give the definition. Derived quantity means which depends on fundamental quantities. Fundamental quantities. अब वापिस से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापिस से इंग्लिश में जाता हूँ। जब अपन ने आज इंग्लिश में देखे थे फंडामेंटल से ए से जेड मीन्स 26 बेसिक्स थे उसके। तो अगर मैं आज एप्पल लिखता हूँ या बॉय लिखता हूँ या कुछ भी चीज लिखता हूँ, कम लिखता हूँ, गो लिखता हूँ, दैट इज ऑल आर ड्राइव्ड बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश के फंडामेंटल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे ये APPLE से बना हुआ है, बी बोले तो फंडामेंटल ऑफ BOY से बना हुआ है, कम COME इन से बना हुआ है, गो G और O से बना हुआ है। तो दैट इज मीन्स की ड्राइव क्वांटिटीज हमारे इंग्लिश में भी है, मैथमेटिक्स में भी है और फिजिक्स में तो अपन देखने वाले। वैसे अगर मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक लेता तो अगर आज मैं 23 लिख रहा हूँ
430, ये दूसरे से टर्म्स लिख रहा हूं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है ना ये क्वांटिटी, वैसे ये 4230 लिखा हुआ है तो ये 4230 से मिलकर बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज ऑफ मैथमेटिक्स। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि जब अपन फिजिक्स के एग्जांपल्स की बात करें तो वो हो जाएंगे अपने पास वर्क, फोर्स, स्पीड एंड मोर। तो जैसे आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल्स वो फिक्स थे, पर जब हम इंग्लिश के वर्ड टर्म्स की बात करें तो ये तो इन्फिनाइट हैं, बहुत सारे हैं ना, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ना, इनका कोई एंड ही नहीं होगा जो डिक्शनरीज में लिखे हुए, मींस ड्राइव क्वांटिटीज इज वेरी वेरी लार्ज। वैसे आप सभी जने जानते हैं कि इनकी काउंटिंग को अपन बोलते हैं कि इनका भी कोई एंड नहीं है, जो नहीं है क्योंकि चलते रहेंगे। तो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इन्फिनाइट ड्राइव क्वांटिटीज। वैसे ही अगर अपन फिजिक्स में बात करें तो इनका भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि रोज नई कोई ना कोई रिसर्च हो रही है, और जब रिसर्च होंगी तो नए नए टर्म्स आएंगे। तो इसका मतलब ड्राइव क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब किस तरह से डिपेंड्स कर रही हैं वही अपन आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि अगर एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूं तो जैसे आज स्पीड है, अगर मेरे को आज स्पीड मेजर करनी हो किसी चीज की तो मेरे को देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, एक मेरे को लेंथ की जरूरत पड़ेगी और एक टाइम की। जैसे आपने देखा होगा रेसिंग होती है, रनिंग कराई जाती है, चाहे स्कूल लेवल पे कराई जाए तो पहले 100 मीटर के लिए स्केल से कहीं ना कहीं निशान ड्रॉ करे जाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई जो भी इसको स्टार्ट करता है वो साथ में क्लॉक रखता है अपने पास कि कौन जल्दी पहुंचा वहां पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भी दो चीजें फंडामेंटल में यूज करेगी, लेंथ एंड टाइम, मींस वॉच और स्केल यूज करेंगे। तो स्पीड इस पे डिपेंड कर रही थी। अब कौन किस पर डिपेंड करता है ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, और उसकी क्यों जरूरत पड़ी उस बात को भी यहीं पर समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो अगर मैं आज आपसे बोलूं बॉय के अंदर फंडामेंटल्स कितने कौन कौन है तो आप फट से बता दोगे BOY, ये फंडामेंटल्स। मैं बोलूं 23 के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो आप इजीली बोल देंगे 2 और 3 नजर आ रहे हैं। पर अगर मैं बात बोलूं कि बताओ वर्क में कौन कौन से फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, तो नजर आ रहा है क्या, इसमें तो इंग्लिश का टर्म नजर आ रहा है WORK, वो MLT तो नजर नहीं आ रहे जो मैंने सिंबल्स में लिखे थे, MLTKA ये जो मैंने लिखे थे वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि मैंने अभी आपको स्पीड को एक समझाने की कोशिश करी, जिसको अपन आगे भी समझेंगे कि वहां पर एल और टाइम की जरूरत पड़ रही है। पर क्या ये स्पीड को देखने पर पता लग रहा है क्या, स्पीड के अंदर तो SPED तो इंग्लिश की टर्म आ रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये था कि जब हम इसमें नहीं समझा पा रहे थे कि कौन कौन सा होगा तो हमने एक टर्म यूज करी जो चैप्टर में लिखा हुआ है डायमेंशन। तो हमने डायमेंशन को फिजिक्स के अंदर लेकर आए, जिसकी आवश्यकता हमारे इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में नहीं चलो समझी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही हमारे को फंडामेंटल्स अपीयर हो रहे थे जो दिख रहे थे, पर इसमें तो अपीयर नहीं हो रहे कि किसके कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं इन ड्राइव क्वांटिटीज में, क्योंकि डेफिनेशन में तो ये विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स पर दिख का है अपन को। तो इसलिए हमारे को एक नया टर्म निकालना पड़ा जिसको अपन ने डायमेंशन नाम दिया है। तो अपन आगे डायमेंशन की ड्राइव क्वांटिटी आप थोड़ा समझ गए होंगे मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है। जो फंडामेंटल से मिलकर बने होते हैं उनको ही हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं, और ये इन्फिनाइट होती है हर चैप्टर वाइज। जैसे इंग्लिश की इन्फिनाइट है, हिंदी की इन्फिनाइट है, इंग्लिश की मैथमेटिक्स की इन्फिनाइट है, तो हमारे फिजिक्स में भी इन्फिनाइट है। पर जितना हम पढ़ते चले जाते हैं उतने हमारे पास टर्म्स यूज में आती रहती है क्लास वाइज। तो अपन अब टॉपिक देख रहे हैं डायमेंशन, क्यों जरूरत पड़ी डायमेंशन की, उसको वापस से एक बार समझाता हूँ कि डायमेंशन की इसलिए जरूरत पड़ी कि इसमें फंडामेंटल अपेयर है, इसमें फंडामेंटल अपेयर है, पर इसमें फंडामेंटल अपेयर नहीं हो रहे। वो MLT वाले जो सिंबल्स थे वो नजर नहीं हो रही कि किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को। इसमें तो पता है कि अगर किसी ने बोल दिया 23 तो हमारे को पता है 2 और 3 फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी, कोई और नहीं आ सकता इनकी जगह पर। तो दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये अपनी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अब क्योंकि अपन को पता नहीं लग रहा था फिजिक्स के ड्राइव क्वांटिटीज में, इसलिए हमने एक टर्म प्रोड्यूस करी जिसका नाम हमने रखा डायमेंशंस। When any drive quantity quantities represented by
symbols of fundamentals with their powers is called डायमेंशन। डायमेंशन उनके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना एक बिगर ब्रैकेट के अंदर, माने दैट इज आल्सो नेसेसरी कंडीशन। तो अगर अपन को किसी की डायमेंशन लिखनी हो तो एक एज ए बेसिक फॉर्म में कि जैसे एम हो गया सिंबल, एल लेंथ का हो गया और टी टाइम का हो गया और उनकी पावर्स हो गई ए बी सी एंड रिटन इन ए बिगर ब्रैकेट। दैट इज जनरल फॉर्मूला फॉर डायमेंशन। मीन्स किसी को भी जब हम कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी में जो फोर्स स्पीड और टाइम देखी थी उनको जब हम उनके फंडामेंटल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एक बिगर ब्रैकेट में विद देयर पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशन। अंडरस्टूड? अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं लगातार, जिससे इस चीज को समझ सकें अपन कि आखिर डायमेंशन की जरूरत कैसे पड़ी। बहुत सारे यूजेस मैंने 2-3 यूजेस देखने वाले हैं। फॉर्मुलेस तक ड्राइव करे जा सकते हैं इनसे। कोई फॉर्मूला चेक करा जा सकता है, इट मे बी रॉन्ग और राइट, और कई बार चेक हुआ है कि कई बार जब कोई क्वेश्चंस आएगा नेट में आया पता लगा वो डायमेंशनली रॉन्ग है। तो जब डायमेंशनली रॉन्ग है तो हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट द आंसर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी डायमेंशन ने बहुत सारी हेल्प्स करी अपन को समझने में और यूनिट कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हेन एनी ड्राइव क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल्स विद देयर पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशन। नाउ वी स्टार्ट द टर्म्स, हाउ वी गेट इट। तो फर्स्ट वी कंसीडर स्पीड। जनरली समझने के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी स्लाइटली सेम, जस्ट वेक्टर एंड स्केलर का जो डिफरेंस है वो अपन आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। बट मोस्टली एज इन चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय v एंड द फॉर्मूला इज फॉर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब अपन वेलोसिटी की बात करते हैं देन वी यूज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ जनरली गिवन बाय s बाय t। जैसे आपको 9th में ध्यान होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते थे। तो दैट इज द जनरल फॉर्मूला ना। बाकी तो वेक्टर उसके अंदर जो फर्क आएगा वो आगे देखेंगे और मोस्टली यूनिट भी दोनों की सेम है। तो स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए अपन क्या यूज करेंगे इसके, इट मींस मेरे को अगर इसका फंडामेंटल सिंबल देना होता तो दैट इज कॉल्ड L1 और टाइम का देना होता तो दैट इज कॉल्ड T1। फिर इसको मैं अगर अप ले जाता हूं तो आपको पता है इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। मींस इसकी जो डायमेंशन आई L1T-1, माने ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको स्पीड मेजर करनी है, वेलोसिटी मेजर करनी है तो यू शुड हैव अ स्केल एंड अ वॉच, तभी आप उसकी स्पीड या वेलोसिटी मेजर कर पाएंगे। और इस डायमेंशन की हेल्प से जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज तो एक और बताने वाला हूँ फंडामेंटल बेसिक पर क्या था, तो उससे अपन इसकी यूनिट भी निकाल पाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड। इट इज रिटन लाइक दिस और रिटन लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द स्पीड की हमने डायमेंशन निकाल दी, जो कहीं ना कहीं हमारे को यूनिट तो रिमेंबर्स भी है छोटी क्लासेस से कि क्या है और क्या नहीं यूनिट। तो ये फर्स्ट अपन ने स्पीड का फॉर्मूला और डायमेंशन देखी अपन लोगों ने। नेक्स्ट वन वी टेक एक्सेलरेशन। और यहाँ से कुछ समझने की कोशिश भी करें। 9th में आपको फॉर्मूला पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है इज कॉल्ड वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पर ही कुछ समझने की भी कोशिश करें इसके अंदर कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी अपन लोगों ने स्पीड का अपन ने डायमेंशन निकालना देखा था। आपको हरदम क्या करना है, अभी ऐसे अपन बहुत सारे करने वाले हैं पैटर्न के अंदर, जब बात समझ आ जाएगी तो जस्ट 11 का टॉपिक और 11 का स्टूडेंट है तो उसके लिए जस्ट ये सब चीजें न्यू है। सब चीज जो भी पढ़ने वाले हैं शुरुआत के 3, 4, 5 चैप्टर्स में सब बेसिक्स हैं। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड v/t। दैट इज द फॉर्मूला v/t, वो इसका फॉर्मूला हो गया मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम सिंबल की फॉर्म में। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन निकालनी थी तो अपन को कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद मीन सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट एंटर कर रहे हैं कि उनको फॉर्मुलेस रिमेंबर रखने हैं, नॉट बी डायमेंशंस।
क्योंकि अगर आपको जो फॉर्मुलेस पता रहेंगे तो ही तो आगे आप ब्रेक करके उसको सॉल्व करके निकाल पाएंगे, क्योंकि टर्म्स तो बहुत सारी हैं, कोई सी भी एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो अब थोड़ा यहाँ पर सीखें कि जैसे मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, तो आपने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद आपको पता था कि जो टाइम है इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर जो वेलोसिटी है उसका तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब आप कोई भी फॉर्मूले को लिखने के बाद उसको तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि वो फंडामेंटल पर ना पहुंच जाए। तो मैं वेलोसिटी जी क्या लिख सकता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे आएगा टी। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करता हूं तो ये टी नीचे जाएगा तो टी और टी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। अब डिस्टेंस मेजर बाय स्केल एंड टाइम मेजर बाय वॉच, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं इसकी डायमेंशन बोल सकते थे L1 और नीचे आ जाता है T2, और इसको जब मैं अप ले जाता तो इसका सिंबल मींस जो साइन है वो नेगेटिव का हो जाता है। दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, लेंथ एंड टाइम, इन दो पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाइक दोनों ही तरह से अपन रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब था हम कहीं ना कहीं डायमेंशन के साथ साथ हम लोग यूनिट्स भी निकाल रहे हैं, साथ साथ में यानी दोनों चीजें ही निकाल पा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हुई वो L1T-2 हो गई हमारे पास डायमेंशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टर्म का में ले रहे हैं अपन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। यहां से आपको कुछ रिमेंबर भी रखना है। अगर अपन बात करें, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था और अभी जो मैं चालू करने वाला हूं, ठीक है, पहले एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, जो क्लास 9 या 8 से आ रहा है कंटिन्यूसली। अब मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये तो और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकती, जैसे कि ABCD नहीं हो सकते, पर एक्सेलरेशन को तो ब्रेक करेंगे ना अपन। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मास तो वैसे ही रहेगा, फिर इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा जा सकता है। तो अपन इसको ब्रेक करा क्योंकि इट इज ए फॉर्मूला। फिर अपन ने वेलोसिटी को भी ब्रेक करा, S/T अपॉन T, ये और ब्रेक कर दिया अपन ने। इसको थोड़ा सा अरेंज करता तो कहीं ना कहीं ये mst², ये हमारे पास फोर्स को हमने पूरे ढंग से ब्रेक कर दिया, फंडामेंटल लिया है। मास इज फंडामेंटल, डिस्टेंस में स्केल पर आ गए, और टाइम इज वॉच पर आ गए। इसका मतलब था कि इसको मैं डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चालू करता तो ये M1L1T² मींस इसकी डायमेंशन जो होती वो होती है अपने पास M1L1T-2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसकी हेल्प से अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूं तो इसकी यूनिट अपने पास आएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर कुछ ये दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर आप देखें तो ये जो यूनिट है फोर्स, सबसे पहले तो थोड़ा स्टार्टिंग से चालू करता हूं। फोर्स जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फोर्स क्यों? क्योंकि कोई भी काम बिना फोर्स के नहीं हो सकता। मैं इसको पेन जब मैं चला रहा हूं तो फोर्स की जरूरत है, बोल रहा हूं तो फोर्स की जरूरत है, एवरीथिंग नीड ए फोर्स। तो इसका फोर्स जब भी कोई टीचर 4-5 चैप्टर बेसिक जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो भी टीचर पढ़ाता है 1 घंटे के स्पीच के अंदर वो कम से कम 1-2 बार फोर्स या एनर्जी टर्म यूज कर लेता है, क्योंकि बिना एनर्जी के भी कुछ काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है दो कि आपको ऑलवेज लाखों करोड़ों इन्फिनाइट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हैं, पर अगर हम दो रिमेंबर रख लें तो हम कोई से भी डायमेंशन फटाफट किसी भी टीचर को आंसर दे पाएंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसे अपन कब तक ब्रेक करेंगे, तो सिर्फ 2 की बोल रहा हूं, एक तो फोर्स और जो मैं आगे अभी एनर्जी का पढ़ाने वाला हूं। 2 की अगर आपने डायमेंशन याद रख ली तो बाकी सबकी फटाफट क्विकली अपन ड्राइव कर पाएंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1L1T-2, M1L1T-2। दैट इज बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो फोर्स की डायमेंशन रिमेंबर रखें जब तक कोई कंपटीशन में, या फिर हमेशा याद रखें M1L1T-2। अब बात करें, जब मैंने ये बोला है कि टीचर 1 घंटे में 2-4 बार फोर्स टर्म यूज कर लेता है, तो इसका मतलब है अगर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स या कुछ कर रहे होते तो ये यूनिट तो बहुत बड़ी दिख रही है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको बार बार लिखना पड़े या टीचर को बार बार बोलना पड़े तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जो मैंने लिखा है आगे अपन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये MK सिस्टम में लिखा हुआ है। ये एक सिस्टम जो 8th 9th में पढ़ाया जाता है और वापस अपन 11th में देखेंगे इस चैप्टर में। मीटर किलोग्राम सेकंड,
में ये सारी यूनिट्स दी जाती है और ये आज के टाइम पर सबसे वैलिड पैटर्न है यूनिट्स देने का। तो एमके सिस्टम कहलाता है। पर क्योंकि बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो 1941 के अंदर एक एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ड्राइव किया गया। लगभग 1941 और 42 के बीच में सारे साइंटिस्ट लोग बैठे और उन लोगों ने जो यूनिट्स बहुत ज्यादा काम आ रही थी, जिनका बार बार में यूज आ रहा था, उनकी यूनिट शॉर्ट कर दी गई एमकेएस यूनिट को। इसी वजह से एसआई यूनिट को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं और हमने इसकी यूनिट कर दी न्यूटन। जो इस तरह से हमने दो काम कर दिए कि जहां न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करा था तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम भी आ गया जिसने फोर्स को बहुत अच्छे से समझाया, और साथ साथ में हमारी जो टर्म हो गई ये भी छोटी हो गई। तो अपन ने ऐसे टर्म इसलिए छोटी करी कि अगर किसी बच्चे का नाम बहुत बड़ा होता है तो कई बार उसके घर में नाम गोलू मोलू ये रख दिया जाता है। तो वैसे पर ऐसा नहीं है, जैसे युवराज सिंह का यू भी रख दिया गया, पर है तो वो ही ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर इसको शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि बार बार में प्रोनाउंसिएशन आ रहा था। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या जो भी जना फिजिक्स पढ़ता तो उसको ये टर्म्स बार बार में यूनिट ना लिखनी पड़े, इसलिए अपन ने ऐसी कुछ 50-100 यूनिट्स हैं जिनको अपन ने छोटा कर दिया क्योंकि वो बार बार में यूज आ रही थी जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे थे या फिजिक्स पढ़ रहे थे जब भी अपन। तो दैट इज फोर्स को हम रिमेंबर रखें, उसकी डायमेंशन और यूनिट वैसे क्यों दी गई ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, और वापस से अपन इसको एक्सप्लेन देखेंगे। एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम वापस से एक बार अपन डिफाइन करेंगे। पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड में दी जाती है तो उसको एमके सिस्टम बोला जाता है। ऐसे एक सीजीएस सिस्टम भी होता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में बात होती है। एक एफपीएस सिस्टम होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। पर अभी अपन एमके सिस्टम ही सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो ये यूनिट होगी, उसी को अपन ने शॉर्ट करा। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। और इसका डायमेंशन क्या होगी फोर्स की? m1 l1 t-2। वैसे ही अगर अपन बात करें, ये था हमारा फोर्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है अपना वर्क और एनर्जी टर्म्स चैप्टर में भी आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर के अंदर। पर कहीं ना कहीं हमारे को पता है छोटी क्लासेस से कि वर्क उतना ही होता है जितनी एनर्जी होती है, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क हो पाता है। मींस दोनों की यूनिट भी जूल है, कहीं ना कहीं 8-9 क्लास में आ गई थी। दोनों के लिए टर्म्स एक जैसी फिजिक्स में यूज होती हैं क्योंकि दोनों की यूनिट सेम ही है। पर तो इसका जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है, चाहे मैं वो फोर्स के लिए बोलूं चाहे मैं एनर्जी के लिए बोलूं, तो दोनों के लिए जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसके अंदर फोर्स आ गया। अगर अपन ने फोर्स की डायमेंशन रिमेंबर नहीं करी होती तो अभी पहले की तरह तोड़ना पड़ता ना, इसको एम ए लिखना पड़ता, फिर ए की जगह वी बाई टी लिखना होता, फिर वी की जगह एस बाई टी करना होता। तो इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, तो हम कब टीचर को जवाब देते। इसलिए हमने जो डायमेंशन जस्ट मैंने फोर्स के लिए बोला है और बोल रहा हूँ 2 डायमेंशन से रिमेंबर रखनी है। एक कौन सी याद रखनी है? फोर्स की। तो अपन ने फोर्स की अपने माइंड में, ब्रेन में अपन ने रख ली, तो उसके लिए हमारे लिए इजी वर्क हो गया। ये माइनस का 2 मीन्स m1 l1 t-2 फोर्स की डायमेंशन, और लेंथ की डायमेंशन अपन ने l1 मीन्स क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, लेंथ काम में आती, डायमेंशन m1। लेंथ के ऊपर पावर कितनी आ जाती? 1 + 1, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, और t-2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती? m1 l2 t-2। दैट इज द डायमेंशन। ये डायमेंशन भी आपको रिमेंबर रखनी है। सिर्फ दो डायमेंशन से आपको रखनी है, m1 l2 t-2। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। अगर अब हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती, तो इसकी यूनिट की बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती। पर क्योंकि कोई काम बिना एनर्जी के हो नहीं सकता, या कोई कुछ भी करें कहीं ना कहीं बार बार में एनर्जी की, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, सारे काम एनर्जी से ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट भी बहुत बड़ी हो रही थी ऐसे लिखने में। तो हमने एसआई सिस्टम में जो ये एक तरह की एमकेएस यूनिट सिस्टम की यूनिट है, इसको हमने एसआई सिस्टम में इसको अपन ने इसका नाम जूल रख दिया। मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, और जिसने हमारे को वर्क और एनर्जी सबसे पहले समझाया था साइंटिस्ट जूल ने, उसी की रिस्पेक्ट में हमने इसकी यूनिट रख दी जो बोलने में भी आसान थी। तो इसका मतलब वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है।
और फंडामेंटल फॉर्मूला यही है। अब फॉर्मूले वर्क या एनर्जी की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूलेस आने वाले हैं, पर कोई सा भी फॉर्मूला क्यों ना ले लें, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। जैसे फॉर अपन एग्जांपल समझिए कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी सबको रिमेंबर रहता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। डायमेंशंस में कांस्टेंट काम में नहीं आते, हाफ एम वी स्क्वायर जैसे मैंने लिखा समझाने के लिए, पर इसको भी समझेंगे कांस्टेंट्स काम में नहीं लिए जाते, क्यों नहीं लिए जाते वो भी समझेंगे, पर एक समझाने के लिए कि डायमेंशन यही आने वाली है तो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कुछ भी हो, एनर्जी कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी, पर उसको जब सॉल्व किया जाएगा तो डायमेंशन सेम ही आने वाली है। जरा चेक कर लें, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो मतलब एम वी स्क्वायर हो गया, मास का सिंबल मैंने एम लगा दिया, और अगर अपन वेलोसिटी की देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, मींस L1 t-2, अगर पावर को सॉल्व करता हूं तो m1 पावर मल्टीप्लाइड होती है, तो और ये इससे मल्टीप्लाइड होती है -2, मींस सेम ही डायमेंशन आई है। तो एनर्जी कोई सी भी लूं तो या वर्क का कोई सा भी डिफरेंट फॉर्मूले जैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे 11th में, तो बहुत डिफरेंट फॉर्मूलेस आने वाले हैं, फोर्स के भी डिफरेंट आने वाले हैं। तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है पर डायमेंशन वही आएगी और यूनिट भी सेम रहेगी, यूनिट चेंज नहीं होगी, यूनिट जूल ही होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, मैंने वही जो भी आपको दिखती है या सुन रखी है आप लोगों ने, यूनिट जूल ही रहने वाली है। ऐसा नहीं मैंने सिर्फ एनर्जी लिखा है तो एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसकी ऐसा यूनिट जूल ही रहेगी ऑलवेज, चाहे वो हीट एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, किसी भी तरह की हीट एनर्जी हो, सबकी यूनिट जूल ही रहने वाली है। चाहे वो मेरी एनर्जी हो, ऐसा सिस्टम में जूल ही रहेगी वो यूनिट। तो आज अपन वैसे कुछ और बेसिक्स हैं जैसे आप 2 का ध्यान रखें। वैसे अगर अपन आगे देखें तो दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया की यूनिट क्या होगी अपने पास, तो एरिया की अपन फॉर्मुलेस देखें तो ये होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। वैसे आपने देख रखा है साइड का स्क्वायर, मैं अलग अलग के लिख रहा हूँ, मैंने ये स्क्वायर का हो गया, सर्किल का बोले तो पाई आर स्क्वायर, कर्व सर्किल बोले सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच, और इस तरह से अगर स्फीयर का बोलूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेस मैंने लिखे हैं ये रेक्टेंगल का स्क्वायर का, पर अगर आप सबके अंदर देखें तो हरदम स्केल ही वर्क कर रहा है। कैसे, लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए स्केल से मेजर करना पड़ेगा, मैंने कितनी बार मेजर करना पड़ेगा 2 टाइम्स। वैसे साइड स्क्वायर के अंदर बात करूं तो साइड को एक बार मेजर करा, पर जो भी फॉर्मूला ड्राइव करा गया उस फॉर्मूले में स्क्वायर आया, मींस 2 टाइम्स। वैसे अगर बात करूं तो पाई जस्ट ए कांस्टेंट, पाई जस्ट ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को पीछे से जो मतलब था उसमें रेडियस आ रही है जिसको मैंने एक बार मेजर करा होगा, पर आ क्या रहा है उसके ऊपर स्क्वायर। वैसे अगर मैं यहाँ पर करूं तो इसमें तो क्लियर ही दिख रहा है कि अगर मेरे को स्केल कितनी बार चलाना पड़ेगा, एक बार रेडियस के लिए और एक बार हाइट मेजर करने के लिए। और अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर लेता हूं तो इसके अंदर ये तो कांस्टेंट है, तो आर रेडियस को मैंने जरूर एक बार मेजर करा, पर फॉर्मूले में क्या आ रहा है स्क्वायर, तो इट मींस जो इसकी डायमेंशन होगी वो L2 होगी। L2 लेंथ वाला L है ये, वो लेंथ फंडामेंटल वाला L2, और यूनिट क्या बनी इसकी मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बनी इसकी मीटर स्क्वायर। तो एरिया किसी का भी हो उस पर जो पावर आएगी वो मीटर स्क्वायर की आएगी। इट मींस एरिया की जो यूनिट रहेगी वो L स्क्वायर रहेगी। इससे ये भी पता लगा हमारे को, जो बाकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि सपोज करो अगर आपको किसी भी तरह का एरिया मेजर या आपने खुद ने प्लॉट खरीदा हो कहीं पे, तो आप क्या लेकर जाएंगे वहां पर, क्या वेइंग मशीन ले जाएंगे, क्या वहां पर तराजू लेकर चले जाएंगे, नहीं ले जा सकते ना वहां पर, या थर्मामीटर ले जाएंगे और वहां पर अपने प्लॉट के ऊपर उसको गाड़ देंगे कि भैया ये मेजर कर देगा, ये ऐसा नहीं होगा ना, वहां पर आपको स्केल ही लेकर जाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है जो एरिया है या फिजिकल क्वांटिटीज है वो केवल जिन चीज की जरूरत है उन्हीं पर डिपेंड करती है, मींस ये लेंथ पे ही डिपेंड करेगा, आपको स्केल ही लेकर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये तो एक बेसिक था, छोटी क्लास में बहुत यूनिट्स देखी है मैंने, कम से कम इसकी मीटर स्क्वायर है ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ। वैसे बात करें अपन वॉल्यूम की, वॉल्यूम को देखें अपन तो वॉल्यूम भी अलग अलग के अलग अलग होते हैं। जिसमें क्यूबॉइड का लिखा, क्यूब का लिखेंगे तो साइड क्यूब हो गया, अगर अपन सिलेंडर का लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया अपने पास, स्फीयर का लिखेंगे तो पाई आर क्यूब हो गया। अब आप देखें सबके अंदर ही जितने भी फॉर्मुलेस लिखे गए लेंथ ही का हमारी है, साइड है, चाहिए तो स्केल, रेडियस और हाइट चाहिए स्केल, रेडियस मानना हो स्केल, स्केल ब्रेथ के लिए स्केल, हाइट के लिए स्केल, पर ये आ कितने टाइम्स का है 3 टाइम्स, इसमें पावर 3 आ गई, इसमें 2, इसमें एक 3 हो गए। तो इसका मतलब है अगर बात करें तो सिर्फ हमारे को वॉल्यूम के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी,
लेंथ की जरूरत पड़ेगी, वो भी 3 टाइम्स मेजर करने होंगे हमारे को। तो दैट इज मीन्स इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई अपने पास मीटर क्यूब, और दैट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके अपन को ध्यान में रखने हैं, या प्रैक्टिस करने जब जस्ट आप 11th में आए हैं तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप रिमेम्बर रखेंगे तो अपन आगे सॉल्व करते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वैसे मेरे पास आई डेंसिटी। वॉल्यूम की क्या थी? एल क्यूब, एरिया की क्या थी? एल स्क्वायर, डायमेंशन में एल की पावर 2 करेक्टली बोले तो वैसे अपन देख रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी को डी से भी दे सकता हूं, पर 11th क्लास में आ गए तो एक आइडियल सिंबल यूज कर रहा हूं, रॉ। इसका सिंबल कुछ इस तरह से दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉ। तो रॉ से इसको सिंबलाइज करा जाता है। डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एक फंडामेंटल था, मैं एम लिख सकता था, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी अपन देख कर रखे हैं एल क्यूब। तो इसको मैं अगर अप ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? m1l-3। और इससे अपन यूनिट निकाल सकते थे kg/m³। तो दैट इज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूले से याद रखने हैं अभी। तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का पता था कि एल क्यूब होता है तो अपन ने रख दिया फटाफट। वैसे अपन आपको थोड़े से सिंपल क्वेश्चन फटाफट देखेंगे कैसे कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने बोला होता कि अपन को डेंसिटी कर चुके हैं अपन, वैसे ही अगर अपन को बोला होता कि प्रेशर का डायमेंशन बताए तो प्रेशर का पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए था। प्रेशर का सिंबल भी पी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स एफ अपॉन ए, फोर्स की डायमेंशन जो आपसे बोला गया है याद रखें। देखो आ गया ना प्रेशर में भी, तो m1l1t-2। अब एरिया बहुत ही फंडामेंटल है, कहीं ना कहीं छोटी क्लास है मीटर स्क्वायर यूनिट लगाते रहे, तो मैंने दैट इज कॉल्ड L2। अब अगर इस पावर को ऊपर ले जाता हूँ, बेस सेम है, तो ये साइन कुछ इस तरह से चेंज होगा, 1-2 t-2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी अपने पास? m1l-1t-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये डायमेंशन है। अगर इसमें इसकी यूनिट निकालता तो दैट इज कॉल्ड केजी। दोनों पर माइनस साइन आ रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख देता है। पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर के लिए कि जो अपने पानी जो भी ऊपर चढ़ता है घरों के अंदर, तो जब प्रेशर कम होता है तो ऊपर नहीं चलता। मैंने इतना साधारण वर्ड है कि अपने दादा दादी भी यूज करते हैं। प्रेशर कम था इसलिए पानी ऊपर नहीं गया, ऊपर वाले मंजिला पर। तो इसका मतलब इसका भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला था हमारे फिजिक्स में, इसलिए इसकी यूनिट भी एसआई सिस्टम में छोटी कर दी गई। इस एम के की जगह में कॉम्पैक्ट कर दी गई, इसका यूनिट रख दी गई पास्कल। तो आप देखें, और अभी आगे भी आप देखेंगे कि बार बार फोर्स या एनर्जी एंट्री कर रहे हैं क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए। तो ये आया अपने पास प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, जिसकी एसआई यूनिट में अपन ने क्या यूनिट रख दी गई? पास्कल यूनिट कर दी गई अपन ने। ठीक। वैसे ही अपन बात करें, जैसे समझाने की कोशिश की है कि अगर अपन मोमेंटम कंसीडर करें, मोमेंटम का सिंबल भी पी होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल वास्ट में बहुत कुछ पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, तो अभी जस्ट अपन फॉर्मूले देख रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब आई थिंक इट इज वेरी इजी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। मास की जगह मैंने m1 रख दिया, और अपन ने वेलोसिटी का देखा था, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला था, l1 t-1 मींस डायमेंशन होगी हमारे पास m1l1 t-1, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये डायमेंशन थी मोमेंटम की। वैसे ही अपन एक को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, जिसका सिंबल कभी जे और आई से दे दिया जाता है। तो इसके सिंबल, इसकी बात करें तो दैट इज द फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो अब फोर्स इनटू टाइम दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो अगर मैं फोर्स की डायमेंशन रखता हूँ जो बोला था याद रखिएगा, तो m1l1 t-2, और टाइम की डायमेंशन कितनी हो गई? t1। तो दैट इज मींस m1l1 t-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स।
अब यहाँ पर ये दोनों टॉपिक मैंने लिए क्यों, यहाँ कहीं आपको फॉर्मूला याद रखना है 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, जस्ट आए हैं भी 11th क्लास में, पर इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम। तो अगर आप देखें तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे अपन अभी आगे भी देखने वाले हैं, एग्जांपल और लेने वाला हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, जैसे कि एनर्जी और स्पीड दो अलग अलग टॉपिक है, पर डायमेंशन सेम मैच कर गई, दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। तो अगर कई बार ये अभी टॉपिक इसलिए भी नहीं, कई बार ऐसा रहा जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि जो सबकी डायमेंशन होती है वो अलग अलग होती है, पर तो सेम आ गई। अब सेम क्यों आ गई उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि सेम हो कैसे गई ये दोनों की दोनों। तो उसके पीछे एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए कि सपोज करो किसी का नाम अमित है और किसी का नाम मीता है। अब आप देखें तो मोटे तौर पर पता लग रहा है कि ये किसी मेल का नाम है और ये किसी फीमेल का नाम है, मीन्स कहीं ना कहीं कैरेक्टर बिल्कुल चेंज है। पर आप अगर जरा निगाह देखें तो इंग्लिश के फंडामेंटल्स दोनों में ही सेम है। इसमें AMIT आ रहा है, वो इसमें आ रहा है AMITA, मीन्स यही सब टर्म्स यूज हो रही है दोनों के अंदर। पर आप एक चीज देख लें, दोनों में अरेंजमेंट अलग अलग है, काम वही है, फंडामेंटल्स तो वही है, तो इसमें भी फंडामेंटल्स वही है, पर काम कुछ अलग अलग है। जैसे कि बेसिकली समझाने के लिए कि सपोज करो मेरे को मोमेंटम मेजर करना होता तो शायद ऐसा हो सकता है कि पहले मेरे को वहां पर स्केल की जरूरत पड़ रही हो, स्केल की, फिर वॉच की जरूरत पड़ रही हो, और सबसे लास्ट में मेरे को मास माने वेइंग मशीन यूज करनी पड़ रही हो प्रैक्टिकली, फिजिक्स प्रैक्टिकल है। पर इम्पल्स के लिए हो सकता है कि मेरे को पहले ही वेइंग मशीन यूज करनी पड़ गई हो, फिर मेरे को वॉच यूज करनी पड़ी हो, फिर लास्ट में मेरे को स्केल यूज करना पड़ा हो। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटीज वही है। जैसे कि इनके फंडामेंटल्स देखो तो अपन यही तो लिखेंगे, कोई पूछता भी इंग्लिश के फंडामेंटल्स कौन कौन से, तो यही तो लिखते हैं, एक ए यूज हो रहा है, एक आई यूज हो रहा है, एक सर एन यूज हो रहा है और एक टी यूज हो रहा है, मीन्स 4 फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं। तो भैया इसमें भी तो वही फंडामेंटल्स, तो इसमें फंडामेंटल्स के तो सिंबल्स हैं, तो हाँ डायमेंशन सेम हो सकती है पर कैरेक्टर वाइज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर अमित और मीता है जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो दैट इज मींस मेरा समझाने का मतलब ये था कि हाँ डायमेंशन सेम हो सकती है। पर अगर बात करें कि ये क्वांटिटी सिमिलर है तो ऐसा नहीं है, तो ये कंफ्यूजन भी ना रहे। और कोई पूछता है कि सबकी अलग अलग होती है, तो नहीं, सबकी किसी किसी की सेम भी हो सकती है, जो मैंने एग्जाम्पल में दिया समझाने के लिए आपको। और याद भी रखने हैं फॉर्मूले, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, दैट इज। और मैंने इससे एक्सप्लेन करा कि ये दोनों कैरेक्टर वाइज अलग है पर सेम चीज रखते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर अपन ने मोमेंटम माने अगर मैं टॉर्क लेता हूं, टॉर्क दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क इसका सिंबल टाउ से दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। और इसका एक्सप्लेनेशन रोटेशन मोशन के चैप्टर में देखेंगे। अभी जस्ट वी रिमेंबर द फॉर्मूला, इसको थोड़ा शॉर्ट में बोलूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मैथमेटिकल सिंबल यूज करा है। फोर्स के फोर्स आ गया वापिस से, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डायमेंशन लिख लें m1 l1 t-2, फोर्स की डायमेंशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कैसी भी हो, स्ट्रेट स्लांट कुछ भी हो, चाहिए तो स्केल ही ना, और स्केल के लिए या फंडामेंटल सिंबल क्या था l1। तो अगर इसकी डायमेंशन देखूं तो दैट इज कॉल्ड m1, लेंथ की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी और t-2, ये डायमेंशन हो गई। अब अगर अपन देखें ये टॉर्क है, ये डायमेंशन तो मैच कर गई, इससे वर्क से मैच कर गई या एनर्जी से मैच कर गई, तो मैच कर जरूर गई है पर क्वांटिटी टोटल डिफरेंट है। क्योंकि जहां एनर्जी मोटे तौर पे आपको पता है, एनर्जी जो हमारे को कोई भी काम या कुछ भी करने के लिए आवश्यकता होगी, जिसे वो पढ़ाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है एनर्जी। टॉर्क की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। जब हम कोई चीज को रोटेट करते हैं और हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय फोर्स नहीं बोला जाता, हम बोलते हैं टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इसका। और इसी वजह से जो गाड़ियां होती हैं कई बार उसके अंदर अपन को दिया भी होता है कि टॉर्क किस टॉर्क से, मैंने कोई भी चीज रोटेट कर रही हूँ, मैं अगर किसी पहिए के धक्का लगा रहा हूँ तो एज ए फिजिक्स लैंग्वेज मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवी से बनी हुई टॉर्क, जिसमें बहुत सारी रेसिंग गाड़ियां चलती हैं, तो इसमें टॉर्क मीन्स घूमने वाली चीज पर जो चीज अप्लाइड होती है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एज ए फिजिकल दोनों चीजें अलग अलग क्वांटिटीज हैं, डायमेंशन मैच कर गई तो डायमेंशन वर्क से मेजर कर गई, पर क्वांटिटीज अलग अलग हैं। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि हाँ फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है पर कुछ की सेम भी हो सकती है, या केवल मैच करने के लिए बोल दिया जाता है कि किसकी किससे मैच होगी। तो आप वहां पर फॉर्मूले से याद रखें, फिर ड्राइव करें, जिसकी सेम मैच हो रही हो
तो वो क्वांटिटीज मैच कर जाएंगी। फिर अपन क्वेश्चन आगे करने वाले हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट एंड होने के बाद। तो आज मैं इसको यही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी अपन कंटिन्यू फिर इस चैप्टर को आगे रखेंगे, अपन इस फंडामेंटल ऑफ डायमेंशंस को आगे और इसके यूजेस देखेंगे अपन लोग। ओके बेटा, थैंक्स।